नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा प्राइम और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले आपको प्रदेश का कोरोना अपडेट दे दें। उत्तर प्रदेश में कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है। वाराणसी में कोरोना के 13 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। 8 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कानपुर में कोरोना के एक साथ 29 नए मामले सामने आए हैं और कानपुर में मरीजों की संख्या जा पहुंची है 400 के पार। उत्तर प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या हो गई है 3,383। एक्टिव केसेस हैं उत्तर प्रदेश में कुल 3,383। 8 प्रवासी आज कोरोना पॉजिटिव मिले। कानपुर में एक साथ 29 नए मामले। इसके अलावा अगर कुल मरीजों की बात करें कानपुर में तो 400 के पार। तो एक तरफ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वहीं जिले के अफसर भ्रष्टाचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहला मामला बाराबंकी का है, जहां पर बीजेपी विधायक ने पुलिस कर्मियों पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। दूसरी तस्वीर रायबरेली की है, जहां ई पास जारी करने के लिए पैसों की उगाही का मामला सामने आया है। 2 तस्वीरें कोरोना काल में भी भ्रष्टाचार को दिखाती हुई 2 तस्वीरें। अफसरशाही पर भ्रष्टाचार का आरोप और रायबरेली में ई पास के लिए उगाही का आरोप लगाए। यह सब कोरोना टाइम्स में, कोरोना काल में हो रहा है। अफसरशाही पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और ई पास की उगाही पर का आरोप लग रहा है रायबरेली में। दोनों ही खबरें आपको विस्तार से बताते हैं। शुरुआत बाराबंकी से, जहां पर विधायकों ने सीएम और डीजीपी को चिट्ठी लिखकर अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। असल में इस जिले में कुल 5 विधायक हैं, जबकि सांसद भी भाजपा का ही है, लेकिन अफसरों पर इनका लगाम नहीं है, लिहाजा वो अब शिकायत कर रहे हैं। रामनगर से विधायक शरद अवस्थी ने बाराबंकी की जैदपुर में तैनात 2 थाना प्रभारियों और 3 सिपाहियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीएम को चिट्ठी लिखकर उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। इससे पहले दरियाबाद के विधायक सतीश शर्मा ने भी सीएम को खत लिखा था, जिसमें उन्होंने क्षेत्र में अधिकारियों की सांठगांठ में दिन रात खनन करवाने का आरोप लगाया था। यहाँ की पुलिस अधीक्षक से की ये शिकायत की इन्होंने कि ये लोग अपने थाने में न जाके जैदपुर में ही अवैध रूप से काम करते हैं। और जो सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ड्रेजिंग किया था कि नदी अपनी मुख्य धारा में चले, और जो इनके द्वारा इस समय अवैध रूप से खुदाई की जा रही है, उससे बाढ़ का संभावित खतरा है। ग्रामीणों द्वारा शिकायत के बाद मेरे द्वारा जिलाधिकारी बाराबंकी को पत्र लिखकर अवगत कराया गया है। मात्र 5100 घन मीटर की मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, उसकी लाटें उनको प्राप्त हुई हैं, लेकिन आज इस समय 300 से ज़्यादा ट्रक मौके पर खड़े हैं और अवैध रूप से बालू का आज परिवहन किया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में डीएम बाराबंकी को अवगत करा दिया गया है। अगली खबर रायबरेली से है। वहां पर लॉकडाउन के दौरान ई पास जारी करने के लिए पैसों की उगाही का मामला सामने आया है। रायबरेली में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को ई पास बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उन लोगों को पास मिलना मुश्किल हो गया जिनको वाकई पास की जरूरत थी, और ई पास बनवाने के बहाने पैसों की उगाही भी शुरू कर दी गई, जिसमें उन लोगों को पास जारी कर दिए गए जो घूमना फिरना चाह रहे थे। लेकिन इस मामले की शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने इसकी जांच करवाई। हालांकि अब अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व ने शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराकर इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया है। हालांकि अपर जिलाधिकारी ने दफ्तर में तैनात पुराने कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजकर दफ्तर में नए लोगों की तैनाती कर दी है। अब उसमें ई पास वाले में से यहाँ कुछ दलाल घूमने लगे थे, जो दुकान से लेकर के वो संपर्क बनाए हुए थे। कुछ स्कैन वगैरह भी करके जारी कराने लगे थे सब वहाँ से, दुकानों से। यहाँ से निरस्त हुआ वो भी जारी करा दिए थे सब कुछ, और इधर से उधर सब घूम रहे थे, संपर्क किए हुए थे। इसीलिए FIR करा दिया गया है और छानबीन की जा रही है कि कौन इस काम में संलग्न है। इसमें 2-3 दुकान वालों के नाम आ रहे हैं सामने, और 2-4 और जो बाहरी लोग हैं, प्राइवेट लोग हैं, उनके नाम आ रहे हैं। इधर 69,000 शिक्षक भर्ती पर एक बार फिर से ग्रहण लग गया है। इस बार आंसर शीट के विवाद को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भर्ती पर रोक लगा दी। दरअसल मामला 4
प्रश्नों को लेकर था शुरू में, वो बाद में 12 और 13 प्रश्नों तक पहुंच गया। अब रिजल्ट आया तब हजारों अभ्यर्थी हाईकोर्ट की शरण में जा पहुंचे। आपको ये बताना भी आवश्यक है कि बेसिक शिक्षा मंत्री को भी इस खबर की जानकारी एबीपी गंगा के जरिए ही लगी, लेकिन अब एक बार फिर निराशा हाथ लगी। यानी कि खुशी तो कम, गम ज्यादा है, और इसकी वजह से हजारों परिवारों को एक बार फिर मायूसी हाथ लगी। योगी सरकार की दूसरी बड़ी भर्ती एक बार फिर कानूनी दांवपेच में फंस गई है। तो आपने खबर देखी कि 69,000 शिक्षक भर्ती पर रोक लग गई है। अब रोक के बाद की 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर बेसिक शिक्षा मंत्री से संवाद की। इसमें बड़ी खबर यह थी कि एबीपी गंगा के जरिए ही उनको खबर लगी हाईकोर्ट से रोक की। प्रदेश के सभी 75 जिलों में काउंसलिंग कराने पहुंचे अभ्यर्थियों में मायूसी छाएगी। प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर से लेकर इटावा तक के छात्र मायूस दिखाई दिए, जो काउंसलिंग के लिए पहुंच गए थे काउंसलिंग सेंटर्स पर। वहीं पर उनको सूचना दी गई कि हाईकोर्ट ने इस पर फिलहाल रोक लगा दी है, भर्ती पर रोक लगा दी गई है। अब 12 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी। बहुत सारे अभ्यर्थी तो भावुक भी हो गए, और बिल्कुल स्वाभाविक, लंबी प्रक्रिया के बाद जब बिल्कुल करीब थे वो नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के, उसी वक्त, ठीक उसी वक्त रोक लग गई। तो 5 तस्वीरें आज की सारी कहानी बयान करते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती पर रोक की। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के 69,000 शिक्षक भर्तियों पर रोक लगाने के बाद यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री ने जो कुछ कहा वो अब आप देख लीजिए। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया है। लगभग 4,31,000 लोगों ने आवेदन किया था। 4,09,000 लोगों ने परीक्षा दी थी। उनमें से 1,46,060 अभ्यर्थी क्वालिफाई किए थे, जिसमें से 69,000 लोगों की भर्ती के लिए आज से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके नियुक्ति पत्र दिया जाना था। अब उसमें कुछ अभ्यर्थियों को कुछ प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के आपत्ति थी, उन मुद्दों को लेकर के। और आप जानते हैं हमारे देश की एक व्यवस्था है कि कोई भी अगर किसी प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है तो न्यायालय की शरण में जा सकता है। इसलिए कुछ अभ्यर्थी न्यायालय में गए थे। इधर उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना पर भी कोरोना संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। बीते कुछ दिनों से चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना लगातार पूरे प्रदेश में कोविड अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में सुरेश खन्ना 1 जून यानी सोमवार को मेरठ पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज में कोविड वार्ड का निरीक्षण भी किया था। लेकिन उसी वार्ड में भर्ती 2 कोरोना मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। इसके बाद अब सुरेश खन्ना के अलावा कई उनके साथ मौजूद लोगों के भी संक्रमित होने का खतरा मंडरा रहा है। सोमवार को मेरठ में मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के दौरान सुरेश खन्ना के साथ दर्जा प्राप्त मंत्री सुनील भराला के अलावा भाजपा नेता विनीत शारदा, स्वास्थ्य विभाग के कई अफसर और 24 से ज्यादा कार्यकर्ता और मीडिया कर्मी भी मौजूद थे। ऐसे में 2 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ गई है, क्योंकि सोमवार को जब स्वास्थ्य मंत्री मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे तो उन्हें पीपी किट नहीं दी गई थी। इधर हमीरपुर में आज स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है, जब एक महिला और उसके नवजात बच्चे को घर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मुहैया करवाई गई और महिला अस्पताल के बाहर चबूतरे पर ही अपने नवजात बच्चे को लेकर पड़ी रही। लेकिन एम्बुलेंस मौजूद होते हुए भी किसी कर्मचारी ने महिला और उसके बच्चे को घर छोड़ने की जरूरत नहीं समझी। एम्बुलेंस चालकों का कहना था कि जब तक एक रूट पर 2 मरीज नहीं आते तब तक एम्बुलेंस नहीं दी जाती है। वहीं इस मामले की जानकारी मिलने पर सीएमओ ने कहा कि एम्बुलेंस चालकों को लेकर इस तरह की शिकायतें लगातार आ रही और अब उनके खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। ये डिलीवरी हुई है और लड़की है और 2 घंटे लेट आए हुए हैं। 102 नंबर को 2 बार कॉल किया है और जाने के लिए राजी नहीं। अगर कहते हैं तो 2 मरीज होगी तभी जाएगी, गाड़ी नहीं जाएगी नहीं तो वेट करना पड़ेगा शाम तक। 102 एम्बुलेंस से जो धात्री महिलाएं हैं जिनकी डिलीवरी हो चुकी होती है उनको घर पे भेजा जाता है
और कई बार अलग अलग एरियाज़ से चूँकि वो लोग आती हैं, तो एम्बुलेंस सर्विसेज कई बार एक व्यक्ति को या दो को या कभी कभी 3 व्यक्ति को उस रूट में जाने वालों को चिन्हित करते हुए फिर वो ले जाते हैं। इसमें कभी कभी देरी हो जाती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति अगर डिस्चार्ज भी हो गए हों तो उनको अपने बेड पे ही रहना चाहिए जब तक कि एम्बुलेंस वाला बुला के उनको ना लेके जाए। इसमें जो कहीं से भी कुछ गलती हो सकती है कि वो मरीज़ पहले आ गया हो, किसी वजह से वो समझ रहा होगा कि तुरंत एम्बुलेंस मिल जाएगी, इसलिए वो आगे बैठ गया हो, लेकिन वो भी हमने उनको बुलवा लिया गया कि ये प्रक्रिया अपनाई जाए कि जब तक एम्बुलेंस वाला सभी को इकट्ठा न कर ले और वहीं वार्ड से वो सबको बुला के ले जाएगा, तब तक सभी वार्ड में ही रहेंगे। बाहर किसी को बैठना नहीं है और ना ही बाहर वेट करना है। इधर श्रावस्ती में मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर मरीज के परिजन रस्सियों से बांध कर और ठेला पर लेकर मरीज को डॉक्टर के यहाँ पहुंचे। हैरानी की बात यह है कि जिस डॉक्टर से वो इलाज कराने पहुंचे थे वो भी झोला छाप था, लिहाजा वहीं उन्होंने इलाज कराया। बीमार युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। तो सरकार की तरफ से अनलॉक की घोषणा के बाद अब 8 जून से धार्मिक स्थलों को भी खोलने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी को लेकर मथुरा में आज जिला प्रशासन के साथ कई मंदिरों के प्रबंधन से जुड़े लोगों की बैठक आयोजित हुई। इसमें 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने से पहले तैयारियों पर चर्चा हुई। इस बैठक में बांके बिहारी मंदिर के अलावा रंगनाथ मंदिर, इस्कॉन द्वारिकाधीश मंदिर प्रबंधन ने मंदिरों को खोलने पर आपत्ति जता दी, जबकि श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर ने धार्मिक स्थलों को 8 जून से खोलने का समर्थन किया। और ऐसे में धार्मिक स्थल खोलने को लेकर सभी के बीच सहमति नहीं बन पाई। दरअसल मथुरा वृंदावन के मंदिरों में काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अगर मंदिर खुलने के बाद हजारों की संख्या में श्रद्धालु मथुरा वृंदावन दर्शन करने के लिए आए तो मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना मंदिर प्रबंधकों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है, जिसे देखते हुए प्रशासन भी बिना तैयारी के मंदिरों को खोलने की इजाजत देने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक समिति का गठन किया गया, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट, एसपी सिटी, सहायक नगर आयुक्त की सदस्यता वाली एक कमेटी गठित की गई कि मंदिर प्रबंधन से वार्ता करके एक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसके क्रम में आज मथुरा के प्रमुख मंदिरों के और यहाँ वृंदावन के प्रमुख मंदिरों के जो प्रबंधन तंत्र है उनके साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सबके विचार सुने गए और आज शाम तक ये लोग एक एक अपनी राइटअप देंगे एक पेज का कि वो अपना कैसे प्रबंधन करेंगे मंदिर खोलने के संबंध में, जो प्रोटोकॉल है कोरोना का उसको कैसे फॉलो कराएंगे, वो सब राइटअप आज देंगे। कल हमारी कमेटी एक रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को प्रस्तुत करेगी, उसके बाद ये निर्णय होगा कि मंदिर कब कैसे खुलेगा। और अनलॉक 1 में मिली रियायत से बाजारों को खोलने के साथ ही अब प्रदेश भर में आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं। आगरा में 73 दिनों के बाद एक बार फिर से बाजारों को खोल दिया गया है। व्यापार शुरू होने से अब कई सेक्टर्स में धीरे धीरे तेजी भी दिखाई देने लगी है। 73 दिनों के बाद एक बार फिर आगरा में नियमों के तहत बाजारों को खोल दिया गया, जिससे कोरोना लॉकडाउन की वजह से पिछले 2 महीने से ठप पड़ी आर्थिक गतिविधियां एक बार फिर शुरू हो गईं। आगरा में अभी ऑड इवन फॉर्मूले के तहत ही दुकानें खोली जा रही हैं और बाजारों में खरीद काफी कम देखने को मिल रही है, लेकिन 2 महीने से ज्यादा के अंतराल के बाद बाजार खुलने से व्यापारियों ने राहत की सांस ली है और उनका पूरा जोर कोरोना से बचाव के साथ कारोबार को तेजी देने पर केंद्रित है। 73 दिन बाद आगरा में कारोबार का पहिया घूमा है। आज से मार्केट खुल रहे हैं और ऐसे में आगरा के तमाम बाज़ारों में रौनक लौटी है। इस समय मैं संजय प्लेस में मौजूद हूँ। ये आगरा का सबसे बड़ा कमर्शियल हब है और आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं। तमाम जो प्रतिष्ठान हैं वो खोले गए हैं
सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो गाड़ियों की जो संख्या है इस मार्केट में, उससे समझा जा सकता है कि आज बड़ी संख्या में जो कारोबारी हैं उन्होंने अपने प्रतिष्ठान खोले हैं। इसके साथ ही तमाम जो नियम प्रशासन ने बनाए हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। इस समय मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में मौजूद हूँ, शोरूम में। आप देख सकते हैं कि अब जो इसके ओनर हैं वो साफ़ सफाई करके अपने सीट पर बैठ चुके हैं। उनसे बात करते हैं। मित्तल जी, 73 दिन बाद आज कारोबार का पहिया घूमा है, ये बड़ी एक कहा जाए राहत की बात है, लेकिन आपके पास आपके लिए एक जिम्मेदारी भी है कि ये कारोबार चलता रहे, क्योंकि हमें कोरोना के साथ अब लड़ाई आगे लड़नी है, ज़िंदगी आगे बढ़ानी है। तो किस तरीके से क्या क्या एहतियात बरत रहे हैं? देखिए, अब तो आज बहुत खुशी की बात यह है कि 72 दिन बाद हमारा मार्केट खुला है। और हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रशासन द्वारा बताई गई जो हमें विशेष ध्यान रखना है और आने वाले ग्राहक को भी ये बताना है, जो अवेयर नहीं है उनको भी अवेयरनेस देनी है कि हमको मास्क हमेशा लगाकर रखना है। कानपुर में 18 मई से ही व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं, जिसका असर अब धीरे धीरे ही सही बाजार पर दिखने लगा है। बात ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की करें तो बाजार खुलने का असर ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी तेजी से देखने को मिला है। ऑटो सेक्टर से जुड़े लोगों का कहना है कि कोरोना संक्रमण की वजह से अब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बजाय खुद की गाड़ी से आवाजाही को तरजीह दे रहे हैं, जिसकी वजह से बाइक्स की बिक्री में बढ़त देखने को मिल रही है। अनलॉक 1 में जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो धीरे धीरे पटरी पर आने की शुरुआत हो चुकी है। अगर बात ऑटोमोबाइल सेक्टर की जाए तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी जो रौनक है वो धीरे धीरे वापस आने लगी है। हम इस वक्त एक बाइक के शोरूम में मौजूद हैं और यहाँ पर जो रौनक है वो वापस से आ रही है। अगर अनलॉक की बात की जाए तो अभी कुछ ही दिन जो मार्केट है वो खुली है, जिसके बाद जो सेल है वो काफ़ी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। हमारे साथ ऑनर जो है वो मौजूद है, एमडी मौजूद है। सर, आप जानना चाहेंगे कि लंबे वक्त के बाद अब जब मार्केट दोबारा से खुली है तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में किस तरह की रौनक दिख रही है, क्या चहलकदमी दिख रही है? देखिए, लॉकडाउन 4 तक तो सब कुछ बंद ही था, लेकिन जो 18 मई के बाद से खुला है उसके बाद स्थितियां सामान्य हो रही हैं, लोगों में जागरूकता है और हमारे यहाँ हमारे शोरूम में भी कोरोना का लेके उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि सुरक्षा का जो प्रिकॉशंस मेजर्स गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जा रहा है। सैनिटाइज, मास्क, हम कस्टमर्स को मास्क डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। कोरोना की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के चलते करीब 2 महीने से उत्तर प्रदेश के बाजार बंद होने का असर हर क्षेत्र पर देखने को मिल रहा था, लेकिन एक बार फिर बाजार खुलने लगे हैं और ऑटो सेक्टर के अलावा इलेक्ट्रॉनिक बाजारों समेत तमाम क्षेत्रों में कामकाज शुरू हो गया है और व्यापारी उम्मीद जता रहे हैं कि धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां एक बार फिर से पटरी पर वापस लौटने लगेंगी। एबीपी गंगा के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय के साथ कानपुर से प्रभात अवस्थी की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। इस बीच में एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है और बहुत बड़ी खबर